नमस्कार दोस्तों। आज हम फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन और यील्ड लिमिटिंग फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। ये एक जनरल सा फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट है। इसमें बहुत सारा जो यील्ड होने के लिए क्या क्या फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए इसमें फैक्टर्स ऑफ यील्ड प्रोडक्शन होने के लिए अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ होता है। आप जो फार्म में प्रैक्टिस करते हैं उसके साथ साथ में जो क्रॉप का जो इनहेरेंट क्वालिटी है उसका उसमें भी डिपेंड होता है। तो इसको हम जनरली दो टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है इंटरनल फैक्टर्स, एक होता है और दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब इंटरनल फैक्टर्स में ये होता है कि जो वो क्रॉप का जेनेटिक हेरिडिटी, जैसे ये हो गया कि वो क्रॉप कितना रेजिस्टेंट है, उसका नेचुरली यील्ड का प्रोडक्शन कैपेसिटी कितना है। इससे कुछ वैरायटी का ज़्यादा रहता है, कुछ वैरायटी का कम रहता है। उसके साथ साथ में उसका फ्लड, ड्रॉट, हीट के साथ में रेजिस्टेंस कैपेसिटी कितना है। उसके साथ साथ में वो कितना उसका मैच्योरिटी डेट कितना है, अर्ली मैच्योरिटी या लेट मैच्योरिटी या मीडियम मैच्योरिटी है। उसके साथ साथ में वो उसमें जो फ्रूट्स आते हैं वो फ्रूट्स का कलर क्या है, वो कलर में टेक्सचर क्या रहता है, स्वीटनेस, वो सब मेटाबॉलाइट्स कंटेंट्स। ये चीज़ मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स आर लाइक जेनेटिकली कंट्रोल होते हैं, वो इसको हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। अगर अगर कोई चिली का कलर एक स्पेसिफिक है तो वो ही रहेगा। तो सिमिलरली कोई ग्रेन है, ग्रेन का जो फाइननेस होगा, जो साइज होगा, वो हम चेंज नहीं कर सकते उसको। ओवरऑल थोड़ा सा कहीं पे चेंज हो सकता है बट ओवरऑल एवरेज में वो चेंज नहीं हो सकते। तो इसको हम इंटरनल फैक्टर्स बोलते हैं। तो जेनेटिकली वो कंट्रोल होते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए या तो ब्रीडिंग करना होता है या तो कोई दूसरा जेनेटिक इंजीनियरिंग से वो उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। बट ओवरऑल फार्मिंग में इसको हम कोई चेंज नहीं कर सकते। तो ये हो गया इंटरनल फैक्टर्स, कोई भी क्रॉप का इंटरनल फैक्टर्स। अब आते हैं दूसरा फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्लाइमेट है, वेदर है, सॉइल है, उसके बाद उसका डिजीज एंड पेस्ट है, देन उसका फार्मिंग प्रैक्टिस है, उसके बाद वो फार्मर्स का नॉलेज कितना है उसमें भी डिपेंड होता है। तो ये सारा चीज़ एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं। अब थोड़ा एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में चर्चा करते हैं। सॉरी। फर्स्ट में आते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स या वेदर फैक्टर्स। तो इसमें कुछ कुछ पैरामीटर ऐसे होते हैं जो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे सोलर रेडिएशन से भी डिपेंड होता है। जैसे जितना सोलर रेडिएशन एक ज़्यादा होगा इस हिसाब से फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा। तो ये सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी, उसके बाद फोटो पीरियड लेंथ। कोई भी प्लांट्स में फ्लावरिंग इंड्यूस होने के लिए ज़रूरी होता है, एक रिक्वायर्ड फोटो पीरियड होना चाहिए। देन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर और सनलाइट ग्रोथ को ड्राइव करते हैं। इसके साथ साथ में ह्यूमिडिटी एक ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी होना चाहिए प्लांट ग्रोथ के लिए। उसके साथ में लीफ वेटनेस, और ये होता है कि विंड विंड स्पीड। अब विंड स्पीड से भी प्लांट का ग्रोथ बहुत फैक्टर्स होता है। किसी किसी में बहुत ज़्यादा विंड स्पीड होगा तो वहाँ पे ट्रांसपिरेशन होने का चांस ज़्यादा रहता है। वहाँ अगर किसी में विंड स्पीड ही नहीं है तो वहाँ पे थोड़ा क्लाउडी वेदर होगा या तो ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिड वेदर होगा। तो ह्यूमिडिटी, एक विंड स्पीड भी एक क्रॉप को फैक्टर करती है। तो ये अलग अलग वेराइटी का अलग अलग रिस्पॉन्स होता है। तो ये तो हो गया लाइक जनरल वेदर फैक्टर्स जो क्रॉप ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं सॉइल फैक्टर्स। सॉइल में देखिए, सॉइल में फर्स्ट में हम आते हैं सॉइल के क्लासिफिकेशन, टेक्सचर। तो आप सभी को पता है कि सॉइल में कैसे कैसे उसका टाइप्स होता है, उस हिसाब से उसका चेंज होता है। जैसे एक ब्लैक सॉइल, क्ले सॉइल, सैंडी सॉइल होते हैं। और क्ले सॉइल का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो ज़्यादा रहता है, सैंडी सॉइल का क्या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम रहता है। बट क्ले सॉइल में एरिएशन थोड़ा कम होगा, बट सैंडी सॉइल में एरिएशन ज़्यादा रहता है। तो ये चीज़ अब लोमी सॉइल में फिर मीडियम रहेगा।
तो सॉइल में एक फर्स्ट में आता है टेक्सचर। टेक्सचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप के लिए टेक्सचर का रिस्पॉन्स, उसका ग्रोथ अलग होता है। जैसे फ्रूट ट्रीज, जो फ्रूट्स होते हैं वो इवन क्ले सॉइल में भी ग्रो हो सकते हैं। बट कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिन जो क्ले सॉइल में इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो सकते, उनको उसके लिए लोमी सॉइल का ज़रूरी होता है। और जो कुछ कुछ प्लांट जैसे कुकुरबिट्स होते हैं, वो क्या होता है कि वो सैंडी सॉइल में अच्छे से ग्रो होते हैं। और ये तो हो गया टेक्सचर। अब टेक्सचर में सॉइल मॉइस्चर, उसका उसके बाद उसका पीएच, उसके बाद उसमें अ, उसका कैटायन और एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ये पूरा डिपेंड होता है बेस्ड ऑन द डिफरेंट डिफरेंट सॉइल। देन आता है सॉइल एरिएशन। ये भी सॉइल टेक्सचर में डिपेंड होता है कि सॉइल एरिएशन कितना होना लाइक जनरली होता है। बट सॉइल एरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रॉप ग्रोथ के लिए सॉइल एरिएशन होना चाहिए। सॉइल एरिएशन का मतलब ये होता है कि वो रूट जोन में कितना ऑक्सीजन अवेलेबल है, क्योंकि रूट में जो रेस्पिरेशन होता है, तो वो रेस्पिरेशन के लिए वहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? वो एयर से मिलेगा। तो जितना वहाँ पे अच्छे खासे एरिएशन होगा रूट में, तो उतना उसका ग्रोथ अच्छा होता है रूट का। देन उसके बाद आता है रूट टेम्परेचर, सॉइल टेम्परेचर। तो देखिए सॉइल टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्लांट ग्रोथ के लिए। जो अगर लाइक ऑप्टिमम सॉइल टेम्परेचर है, तो वहाँ पे ऑप्टिमम न्यूट्रिशन अपटेक होगा, वाटर अपटेक होगा और रूट ग्रोथ होगा। जैसे लो टेम्परेचर होता है तो वहाँ पे रूट ग्रोथ कम होता है। उस हिसाब से जैसे उसके बाद वो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी शो करता है। लाइक जब टेम्परेचर बिलो 10 जाता है, तो वहाँ पे फास्फोरस का डिफिशिएंसी ज़्यादा शो होता है। तो टेम्परेचर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्रॉप ग्रोथ ओवरऑल। तो हम पूरा अगर मैनेजमेंट प्रैक्टिस से देखेंगे तो टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद आता है कि वहाँ सॉइल में कितना मिनरल्स है। देखिए जो फ्रूट्स क्रॉप है, जैसे ग्रेप्स है, ग्रेप्स में तो जो सॉइल का मिनरल कंटेंट होता है, उसमें पूरा उसका क्वालिटी डिपेंड होता है। तो सॉइल में जितना ज़्यादा मिनरल्स होंगे ऑप्टिमम बैलेंस रेशियो में, तो उतना फ़ायदा रहता है क्रॉप के लिए। तो क्रॉप अच्छे से ग्रो हो सकता है। तो देखिए कभी कभी ये होता है कि हम हर एक न्यूट्रिएंट को बैलेंस तरीके से सॉइल में डाल सकते हैं, बट जनरली हम एक फार्म लेवल में इतना प्रिसाइज हम नहीं कर सकते। उसका एक ही सोल्यूशन होगा कि ऑलरेडी वहाँ पे कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट होना चाहिए, ताकि वो न्यूट्रिएंट हम अगर प्रॉपर्ली नहीं भी दे रहे हैं, कुछ कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो अगर वो सॉइल से आ रहा है, तो दैट इज वो एज ओवरऑल क्रॉप ग्रोथ में हेल्प करता है। अब उसके बाद आता है कि सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। अब ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सॉइल में कितना ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है। ऑर्गेनिक मैटर क्यों जरूरी है? एक तो मैं पहले बोलता हूँ ऑर्गेनिक मैटर होता है क्या है। जो भी डिकेड मैन्योर होगा, जो लीफ का डिकेड पार्ट्स होगा, ओवरऑल जितने भी प्लांट बेस्ड या एनिमल बेस्ड कोई भी लिविंग बेस्ड जो डिकम्पोजिशन होकर जो बनता है मैन्योर, उसको हम ऐसा ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू ऑर्गेनिक मैटर बोल सकते हैं। तो सॉइल में जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, उतना उसका उसमें वो सॉइल में एज ए ग्रोथ प्रोमोटिंग फैक्टर्स को एज ए फैक्टर्स में रोल प्ले करता है। जैसे हाई ऑर्गेनिक होगा कंटेंट होगा, तो वहाँ पे उस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहता है। उसके साथ वो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा रहता है, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज़्यादा रहता है। ओके, मैं उसके बाद मैं दूसरा चीज़ बताना चाहता हूँ कि सॉइल ऑर्गेनिज्म भी क्रॉप ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सॉइल ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आते हैं? जैसे अर्थम हो गया, कुछ कुछ फंगस, निमाटोड्स, देन कुछ बैक्टीरिया। ये चीज़ अब अगर हम बोलेंगे तो बैक्टीरिया और फंगस इज अ पेस्ट, इज अ डिजीज भी आते हैं, बट इट्स ओके, एज अ डिजीज भी आते हैं, बट एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ सॉइल। वो सॉइल का इकोसिस्टम में आते हैं, तो वहाँ पे वो होना जरूरी होता है, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल डिकम्पोजिशन में, सॉइल एरिएशन में हेल्प करती है, और वहाँ पे बहुत सारे न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे आप जो फार्मर्स कोई फार्मर्स ये भी प्रैक्टिस करते हैं कि वो फास्फोरस मोबिलाइजेशन के लिए कुछ बैक्टीरिया डालते हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हम माइक्रोब्स के थ्रू भी मोबिलाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए सॉइल में ऑप्टिमम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लेवल होना जरूरी होता है। लाइक अर्थम होगा तो ज़्यादा उसमें वर्मी कंपोस्ट बनेगा, देन एरिएशन ज़्यादा होगा। तो ओवरऑल सॉइल माइक्रोब्स आर वेरी फंडामेंटल पार्ट ऑफ द फार्मिंग।
तो अगर हम इसको पूरी तरह से नष्ट करेंगे तो यहाँ पे 1-2 साल तक तो क्रॉप अच्छी चलेगी, बट ओवरऑल ये एक सस्टेनेबल में नहीं रहता है। अभी जितना भी लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेंटेनेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग। उसके बाद आते हैं कि सॉइल रिएक्शन। अब सॉइल रिएक्शन में ये होगा कि सॉइल का पीएच कितना है। पीएच में सॉइल एसिडिक है या बेसिक है। अब कुछ कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक सॉइल में उसका ग्रोथ नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका जो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है। कुछ कुछ प्लांट्स बेसिक सॉइल में भी लाइक अच्छे से ग्रो करता है। तो वहाँ पे आपको ये देखना होगा कि वो प्लांट आप जो क्रॉप उगा रहे हैं वो क्रॉप का बिहेवियर कैसा है। अगर वो एसिडिक सॉइल में अच्छे से ग्रो हो सकता है तो इससे ओके। अगर वो क्रॉप एसिडिक सॉइल में अच्छे ग्रो नहीं होता है और आपका सॉइल थोड़ा थोड़ा सा एसिडिक है, तो उसको आप यहाँ पे मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम कोई भी सॉइल होगा उसको अगर एसिड ज़्यादा एसिडिक है तो उसको बेसिक बनाना, और ज़्यादा बेसिक है तो उसको एसिडिक बनाने के लिए बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और सिमिलरली सॉइल में कितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट है, इसको हम ईसी भी बोल सकते हैं। सॉइल में ईसी कितना है, अगर प्लांट को वो टॉक्सिक एज अ टॉक्सिक लेवल में है या एज अ नॉर्मल लेवल में, तो ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके साथ में एक आता है कि कार्बन नाइट्रोजन बैलेंस। अब कार्बन नाइट्रोजन बैलेंस कितना है, ये ओवरऑल क्रॉप में इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अभी तो लोग कार्बन नाइट्रोजन डायनेमिक में बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहा है, क्योंकि इसके वजह से बहुत सारा डिजीज पेस्ट का हम कंट्रोल कर सकते हैं, और प्लांट ग्रोथ इसमें कार्बन और नाइट्रोजन के रेशियो में डिपेंड होता है। क्योंकि आप देखेंगे अगर नाइट्रोजन कम हो रहा है कार्बन ज़्यादा हो रहा है तो वो भी एक लाइक अच्छी बात नहीं है। अगर नाइट्रोजन ज़्यादा हो रहा है फिर कार्बन कम हो रहा है तो वो भी सही नहीं होता। तो ओवरऑल कार्बन का जो कार्बन नाइट्रोजन बैलेंस है ये हर एक क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये तो हो गया ओवरऑल सॉइल फैक्टर्स। सॉइल फैक्टर्स में हमने कवर किया मॉइस्चर, सॉइल एरिएशन, सॉइल टेम्परेचर, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल ऑर्गेनिज्म, सॉइल न्यूट्रिएंट्स, देन सॉइल रिएक्शन। उसके बाद आता है डिजीज एंड पेस्ट। तो डिजीज एंड पेस्ट भी क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि कुछ कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो पूरा क्रॉप को 100% तक वो नुकसान कर सकते हैं, और कुछ कुछ पेस्ट भी ऐसे होते हैं जैसे टोमेटो में टूटा हो गया और लाइक ग्रेप्स में डाउनी हो गया। ये इतना लाइक सीवियर कंडीशन में आते हैं, इतना सीवियरली विगरसली ग्रोथ होते हैं कि ये पूरा क्रॉप को 100% उसको नष्ट कर सकते हैं। तो तो क्रॉप प्रोडक्शन में डिजीज, डिफरेंट बैक्टीरियल फंगल डिजीज, डिफरेंट वायरल डिजीज, ये इंपॉर्टेंट रहता है। इसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सिमिलरली डिफरेंट पेस्ट में लाइक इंसेक्ट्स, माइट्स, थ्रिप्स, स्पाइडर, तो ये डिफरेंट डिफरेंट पेस्ट को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि उसकी वजह से वो आपके जो भी क्रॉप स्टेज हैं लाइक स्टार्टिंग से लेके फ्लावरिंग हार्वेस्टिंग में ये डिजीज एंड पेस्ट का अलग अलग इफेक्ट होता है। तो इसी हिसाब से उसका लॉस भी इसी हिसाब से होता है। अगर फ्रूटिंग में कैटरपिलर ज़्यादा लग रहे हैं तो वहाँ लॉस होने का चांस ज़्यादा रहता है। अगर अर्ली वेजिटेटिव स्टेज में कुछ पेस्ट लग रहे हैं तो वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं हम अच्छे से, क्योंकि वहाँ तक फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हो रहा है तो वहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टेज में अलग अलग डिजीज एंड पेस्ट का रोल होता है। तो ओवरऑल हम अपने क्रॉप के हिसाब से ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। देन अब उसके बाद ये आता है कि हम मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। देखिए मैनेजमेंट प्रैक्टिस आपका फार्मर्स का नॉलेज कितना है पूरा सॉइल, पूरा लाइक फैक्टर्स जो क्रॉप प्रोडक्शन में इफेक्ट होते हैं, तो उसमें उसमें आप कैसे उसमें इरिगेशन दे रहे हैं, उसका फर्टिगेशन का शेड्यूल आपका कैसा है, तो आप कैसे उसको आपके पास वो क्रॉप का नॉलेज कितना है, वो क्रॉप स्टेज के हिसाब से आप जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो दे रहे नहीं दे रहे हैं। उसके बाद डिजीज कंट्रोल आप अच्छे से कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं। और जो टेम्परेचर जो स्ट्रेस आ रहे हैं वो स्ट्रेस के हिसाब से आपका मैनेजमेंट उसके लिए क्या है, ये सारा चीज़ जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस में आते हैं ये ओवरऑल फैक्टर्स करते हैं कि आपका प्रोडक्शन कितना होना चाहिए। तो फार्मर्स का नॉलेज और एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए और बेटर यील्ड के लिए। इसके बाद हम ये आता कि जनरल टोपोग्राफी कैसा है, फिजियोग्राफी कैसा है सॉइल का। तो कुछ कुछ कंडीशन में ये होता है कि कुछ सॉइल थोड़ा हिली एरिया में होगा तो वहाँ पे
स्लोपी एरिया होगा, वहाँ पे प्रॉपर एरिएशन होता है, प्रॉपर कैनोपी में टेम्परेचर और ये एरिएशन बनता है। कुछ कुछ जगह में क्या होता है कि फ्लैट सा होगा, तो वहाँ पे कैनोपी ग्रो अगर अच्छे से हो गया तो वहाँ पे ईजिली विंड का सर्कुलेशन नहीं होगा, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी कंडीशन ज़्यादा होगा उसमें, तो वो कंडीशन में डिफरेंट फंगल डिजीज और पेस्ट लगने का चांस ज़्यादा रहता है। तो ये सॉइल का जो स्ट्रक्चर है, जो टोपोग्राफी है, उससे भी थोड़ा फैक्टर इफेक्ट होता है कि आपका प्रोडक्शन कैसे जाने वाला है और उसमें इसका रोल क्या है। तो ये सारा चीज़ एक क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। ये सभी चीज़ को समझना एक फार्मर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो अगर ये पूरा चीज़ आप समझ सकते हैं तो एक हम अच्छे यील्ड के लिए और अच्छे मैनेजमेंट प्रैक्टिस के लिए आप अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन में हमने इतनी सारी चीज़ चर्चा की है। तो हमारे फसल में ये जितना भी हमने फैक्टर्स मैंने बताया आपको, ये सभी अलग अलग हेल्प सेक्शन में और अलग अलग इसका टॉपिक वाइज हम फार्मर्स को बताते हैं। इसमें आप बहुत सारा वीडियोस भी देख सकते हैं। तो आने वाले दिन में हम जो भी यहाँ पे जो अभी तक कवर नहीं हुए हैं, जो फैक्टर्स जो प्रोडक्शन में इफेक्ट करते हैं, तो इसको हम आने वाले दिन में कवर करेंगे। तो आपको मैं एक जनरल आइडिया बता दिया। तो बाकी चीज़ अगर आपके पास कोई भी डाउट होगा या कोई भी आपको समझना है तो आप लोग हमको कॉल कर सकते हैं, या तो सोशल मीडिया में आप हमसे वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं या वहाँ पे कुछ मैसेज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।